अभिवादन के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंथन पर। हम आपके बीच में हैं आधुनिक भारत के एक विशेष टॉपिक के साथ। भारत में किस प्रकार से अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत होती है, कैसे उसका विस्तार होता है, इसके साथ आपके बीच में है। भारत में जब हम अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत की बात करेंगे, व्यापारी के रूप में अंग्रेजों का आना 1608 ईस्वी से ही शुरू हो जाता है। जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आते हैं हेक्टर नामक जहाज के साथ 1608 ईस्वी में, और उसके बाद कहानी वहां से शुरू होती है। 1757 ईस्वी तक थोड़ा बहुत संघर्षों को छोड़ दिया जाए तो विशेष रूप से राजनीतिक दिलचस्पी अंग्रेज की नहीं थी भारत में। 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध होता है। उस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है और वहीं से कहा जाता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का बीजारोपण होता है, जो कालांतर में एक विशाल वृक्ष बन जाता है और उसकी छाया में, उस साम्राज्यवादी वृक्ष के साये में संपूर्ण भारत आ जाता है। तो हम कहानी यहीं से शुरू करेंगे, कैसे कैसे उसका बीजारोपण हुआ, लेकिन उसकी जमीन कैसे तैयार होती है, यानी बीज जहां पर रोपे गए उसके अंकुरण की कहानी से पहले उसके जमीन किस प्रकार से तैयार होते हैं। तो उसके जमीन को अगर समझना हुआ है तो हमें थोड़ा सा चर्चा करना पड़ेगा मुगल साम्राज्य का। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब का निधन होता है और औरंगजेब के निधन के बाद मुगल सत्ता कमजोर होती जाती है, यानी कह सकते हैं कि मुगल कमजोर होते चले गए। इतिहासकारों ने 1707 ईस्वी के बाद के जो मुगल शासक हुए हैं उनको परवर्ती मुगल शासक कहा है और उनके शासन को परवर्ती मुगल शासन कहा जाता है। इसी परवर्ती मुगल शासक में फर्रुख सियर गद्दी पर बैठते हैं 1713 ईस्वी में, यानी मुगल सम्राट बनते हैं। 1713 से 1719 ईस्वी तक इनका काल रहता है। इनके समय में ही 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है। ध्यान में रखना है, हमने शब्द इस्तेमाल किया है बंगाल का सूबेदार। लेकिन जब बंगाल यह पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम कर ली, अर्थात सूबेदारी के बदले इन्होंने अपने को नवाब घोषित कर लिया। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मुगल के हाथों से बंगाल निकल गया और अपना स्वतंत्र सत्ता कायम कर लिया। राजधानी ढाका थी। ढाका राजधानी जो थी, इस राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका को स्थानांतरित करके पहुंचाया मुर्शिदाबाद। इस प्रकार से बंगाल की नई राजधानी बन गई मुर्शिदाबाद। तो अब कैसे कैसे आगे की कहानी होती है। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। 1756 ईस्वी में उसके निधन के बाद बंगाल की नवाबी आती है अलीवर्दी खां के नाती। अलीवर्दी खां का जो नाती था, अलीवर्दी खां के नाती सिराजुद्दौला, इनके पास आता है। अलीवर्दी खां का निधन 1756 ईस्वी और उसके बाद सिराजुद्दौला बनते हैं बंगाल के नवाब। सिराजुद्दौला महत्वाकांक्षी है। सिराजुद्दौला के समय में एक घटना घटित होती है, या होती भी है या न होती भी है। इस संदर्भ में इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है यह एक मनगढ़ंत कहानी है। हम जिस मनगढ़ंत कहानी की बात कर रहे हैं या जिसके संदर्भ में कह रहे हैं कि यह एक मनगढ़ंत कहानी है, वह जिसके मस्तिष्क में आया उसे हॉलवेल के नाम से हम लोग जानते हैं। हॉलवेल ने ब्लैक होल की घटना, यानी इसी नाम से ही हॉलवेल का ही आप देखेंगे, हॉलवेल में ही एक उसका जो हाफ पार्ट्स है, इससे एक घटना का जिक्र किया है उसने, ब्लैक होल का, काल कोठरी घटना। यह 20 जून, ब्लैक होल का इवेंट जो है वो 20 जून 1756 ईस्वी। 20 जून 1756 ईस्वी को क्या हुआ था? 20 जून 1756 ईस्वी को हॉलवेल कहता है कि सिराजुद्दौला ने
अपने सेनापति या फिर सिराजुद्दौला ने खुद 146 अंग्रेजों को बंदी बनाकर एक छोटे से कोठरी में, जिसमें बहुत बमुश्किल 10 आदमी रह सकते थे, उसमें 146 को जबरन रख दिया। और उसके बाद उसके अगले दिन जब उसको खोला गया तो महज 23 उसमें जीवित पाए गए और 123 जीवित थे और बाकी 123 मृत हो चुके थे। इतिहासकार का एक वर्ग कहता है कि यह सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए अथवा पलासी का जो युद्ध हुआ था इसके पीछे किसी कारण को बताने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी हॉलवेल ने गढ़ी थी। अब ये कहानी कितनी मनगढ़ंत थी, कितनी सच्चाई थी, इसकी चर्चा छोड़ हम बढ़ते हैं आगे। जब इसकी सूचना मिलती है, मद्रास में उन दिनों थे क्लाइव और वाटसन को जब इसकी सूचना मिलती है तो क्लाइव वाटसन के साथ रुख करता है बंगाल की ओर। बंगाल आते हैं क्लाइव एंड वाटसन। तो यहां आने के बाद बंगाल की स्थिति को भांपने की कोशिश करते हैं। सिराजुद्दौला से कई वर्ग नाराज थे, उसमें बंगाल के व्यापारी भी थे और खुद सिराजुद्दौला के दरबार में बैठने वाले दरबारी और उनके सेनापति उनसे नाराज चल रहे थे। अथवा दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि उनमें से कुछ ऐसे थे जो खुद उनकी महत्वाकांक्षा थी नवाब बनने की। अब इसको अध्ययन करने के बाद यह महसूस किया क्लाइव ने कि इसे आसानी से पराजित किया जा सकता है, नहीं आसानी से इसकी महत्वाकांक्षा का लाभ उठाया जा सकता है सिराजुद्दौला के विरुद्ध अभियान में। अब सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो यह अभियान हुआ उसमें क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में 23 जून 1757 ईस्वी को जो युद्ध होता है इसको हम लोग पलासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। 23 जून 1757 ईस्वी को हुए युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय होती है। नवाब के पास 50,000 सैनिक थे। इससे पहले की युद्ध कैसे कैसे होता है थोड़ा सा हम चर्चा करें पलासी की स्थिति का। पलासी मुर्शिदाबाद से 22 मील दक्षिण में था और 22 मील दक्षिण में नदिया जिला के भागीरथी नदी के किनारे। कहा जाता है कि भागीरथी नदी में पलास जलीय पौधा, उसके फूल और पत्ते के कारण उस जगह को पलासी कहा जाता था। और उस मैदान पे नदी से नाविकों की सहायता से अंग्रेजी सेना को लाया जाता है। इस युद्ध से पहले की स्थिति ऐसी थी कि जहां एक तरफ सिराजुद्दौला के पास ऐसे सैनिक थे जो उनके प्रति काफी वफादार थे, ऐसे सेनापति थे, उनमें थे मीर मदान और मोहनलाल। वहीं उनके पास कुछ ऐसे भी थे जो उन मन ही मन अंग्रेज के हो चुके थे, इनसे गद्दारी कर बैठे थे। और जब कभी भी इतिहास में, आधुनिक भारत में या फिर आने वाले भारत में जब कभी भी जिक्र होता है ऐसे का जिन्होंने वतन के साथ, खुद के साथ गद्दारी की हो, तो जिन नामों का जिक्र होता है उनमें भले विभीषण के नाम आते हों और उन्हीं नामों में एक नाम आता है मिर्जा जाफर का, जयचंद का, मिर्जाफर का। तो मिर्जाफर ने जो गद्दारी की उससे भारतवर्ष में कहा जा सकता है कि कंपनी शासन का बीजारोपण हुआ। महज 2 घंटे में 9 बजे सुबह से युद्ध आरंभ होता है और 11 बजे सुबह में ही 9 बजे सुबह से जो युद्ध आरंभ हुआ वह 11 बजे तक समाप्त हो जाता है और 50,000 की सेना वाली बहुत कम सेना से पराजित हो जाता है। अब इस संदर्भ में आप यह सोच सकते हैं, कह सकते हैं एक तरह से कि शायद परमात्मा ने पहले ही, नियति ने इस युद्ध की स्थिति को साफ साफ स्पष्ट कर दिया था कि युद्ध के परिणाम क्या होने वाले हैं। एक नजर डाला गया है उन गद्दारों का जिन्होंने कि इस युद्ध में मदद की, कंपनी को मदद किया, क्लाइव को। पहले तो मिर्जाफर थे, इसके बाद राय दुर्लभ थे,
AR लतीफ थे और जगत सेठ। जगत सेठ बंगाल के उद्योगपति थे, वहीं वफादार थे मीर मदान और मोहनलाल। इनमें मीर मदान वीर गति को प्राप्त हुए थे। सिराजुद्दौला भागा फिरा, भागते भागते 2 जुलाई को, 2 जुलाई के को उस 2 जुलाई के तो सिराजुद्दौला पकड़ा जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार से सिराजुद्दौला की हत्या हो गई। बंगाल के नए नवाब बने। बंगाल आया हाथ में मीर जाफर के। मीर जाफर को उनकी गद्दारी का पुरस्कार मिला और मीर जाफर उसके बाद अंग्रेजों की कठपुतली बनकर बंगाल में नवाब के पद को सुशोभित करने लगे। कठपुतली शब्द हमने इस्तेमाल किया है, जिस तरह से कंपनी उसका उपयोग करना चाह रही थी उस प्रकार से उनका उपयोग कर रहे थे। फिर भी 1757 से 1760 ईस्वी के बीच में मीर जाफर के द्वारा किए गए तमाम प्रयासों के बाद भी कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ते ही जा रही थी। इन 3 वर्षों का उनका नवाबी रहा बंगाल में। 3 वर्षों में जब युद्ध के बाद, जब नवाब बनने के बाद विचार किया मीर जाफर ने कि एक सम्मान आयोजित किया जाए और सम्मान समारोह में क्लाइव को 2,34,000 पाउंड का व्यक्तिगत नजराना दिया जाता है। वहीं उन सैनिकों को और उन नाविकों को भी जिन्होंने की भागीरथी नदी को पार कराकर, नाविकों को जिन्होंने नाव से नदी पार कराकर सेना को पलासी के मैदान में लाया था, उनको 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। उनमें 1.5 लाख रुपए बांट दिए जाते हैं। तमाम कोशिश के बाद 1760 ईस्वी में कंपनी का गवर्नर बनकर बेंसीटार्ट आता है। ध्यान में रखना है हमको, 1760 ईस्वी में बेंसीटार्ट कंपनी का गवर्नर बनकर के आता है। और बेंसीटार्ट के गवर्नर बनकर आने के बाद मीर जाफर के दामाद मीर कासिम से एक संधि की जाती है। 1760 ईस्वी में क्लाइव वापस चले जाते हैं। 1757 ईस्वी से लेकर जो 1760 ईस्वी का जो काल रहा, इसको इतिहासकार मानते हैं शांत क्रांति काल। यानी शांति, एक ऐसी क्रांति हो गई जो शांत क्रांति रही है। क्रांति का अर्थ बदलाव होता है। सत्ता पर बदलाव तो आ गया लेकिन कोई युद्ध नहीं हुए। मीर कासिम के साथ एक विशेष संधि की गई थी और संधि के बाद के साथ मीर जाफर के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है। मीर जाफर के साथ जो यह संधि की गई थी वह 27 सितंबर 1760 को की गई थी। 27 सितंबर 1760 ईस्वी को जो संधि हुई, उस संधि के तहत अंग्रेज को मिला वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के क्षेत्र मिल गए, उनके अधिकार में दे दिए गए। इसके अलावे उन दिनों दक्षिण भारत में अंग्रेजों की यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में संघर्ष चल रहे थे। ध्यान में रखना है, दक्षिण भारत में जो संघर्ष चल रहे थे उसको मदद करने की बात मीर कासिम करता है और इसके लिए 5 लाख रुपया कंपनी को, ध्यान में रखना है, दक्षिण भारत में पुलिस संघर्ष ब्रिटिश कंपनी का जो संघर्ष चल रहा था फ्रांसीसी कंपनी के साथ, उसमें मदद करने के लिए, साथ ही एक वादा और करता है कि फ्रांसीसी बस्ती बंगाल से खत्म कर दी जाए, यानी फ्रांसीसियों का कोई व्यापार बंगाल में नहीं होगा। इसके साथ साथ संधि की शर्त यह भी रखी गई, जो कंपनी का मित्र है उसे नवाब अपना मित्र माने, जो कंपनी का शत्रु है उसे नवाब अपना शत्रु माने। इसके साथ साथ जो एक सिलहट क्षेत्र था, वहां चूना उद्योग के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। सिलहट, ध्यान में रखना है, सिलहट का जो चूना उद्योग था, इसमें भी कहा गया कि इसकी आधी भागीदारी नवाब के पास होगी और आधी भागीदारी होगी कंपनी के पास। अब इतना चीज जब मीर कासिम ने दिया कंपनी को, तो कंपनी ने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि हम तुम्हारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे।
इससे पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, मीर कासिम के व्यक्तित्व के बारे में वर्णन करें, थोड़ा सा हम मीर जाफर की उस विवशता का जिक्र करना चाहते हैं जब मीर जाफर अपने गद्दार के साथ भी जो उसके साथ विश्वासघात कर रहा था, राम नारायण नाम का एक दरबारी था जो उसके साथ विश्वासघात कर रहा था, फिर राय दुर्लभ साहब विश्वासघात कर रहे थे, परंतु इन दोनों को अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था, इसलिए मीर जाफर उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता था। इस विवशता को देखकर मीर जाफर को के दरबार का ही एक दरबारी कहता है क्लाइव का गीदड़, यानी ध्यान में रखना है, कई बार सवाल पूछे गए हैं, किस क्लाइव का गीदड़, किस बंगाल के नवाब को क्लाइव का गीदड़ कहा गया है? तो क्लाइव का गीदड़ कहा गया था मीर जाफर को। अब एक नजर डालते हैं मीर कासिम के व्यक्तित्व पर। अलीवर्दी खां के बाद जो भी बंगाल के नवाब बनते हैं उनमें सबसे अत्यधिक योग्य मीर कासिम था। मीर कासिम अपनी योग्यता की सहायता से करता क्या है, तो यह कोशिश किया अपनी सेना को बेहतर करने का, अपनी सैनिक जो स्थिति थी उसको यूरोपीय सैन्य व्यवस्था के अनुसार ही ढालने का प्रयास किया। सबसे पहले इसने महसूस किया था कि मुर्शिदाबाद जो उसकी राजधानी थी वह बिल्कुल केंद्र बन गया था षड्यंत्र का, तो मुर्शिदाबाद से फैसला उसने किया कि हम अपनी राजधानी को बदलें, और इसके लिए उसने अपनी राजधानी बदलने की सोची और राजधानी उसने मुर्शिदाबाद से, ध्यान में रखना है, मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर लाया। मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर लाना, ध्यान, इसे पीछे एक बार फिर से हम जिक्र करना चाहेंगे। मुर्शिद कुली खां ने ढाका से मुर्शिदाबाद लाया और मुर्शिदाबाद से राजधानी को स्थानांतरित किया है मीर कासिम ने मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने क्यों किया? तो इसका जो मूल कारण था वह यह था कि उसने महसूस किया कि मुर्शिदाबाद षड्यंत्रकारियों का केंद्र बन गया है। मुंगेर में आने के बाद उसने तोप खाना, और तोप खाने के साथ साथ एक नई टाइप की बंदूक आई थी, उसको उसने तोरेदार बंदूक को की कारखाना को उसने स्थापित किया। इसके साथ साथ उसने एक आर्मेनियानी था गुरगिन खां एक आर्मेनियाई था, इसके नेतृत्व में उसने जो है सो अपनी सेना को यूरोपीय कहिए कि एक प्रकार का जो स्वरूप था उसमें ढालने की कोशिश किया। इसके अलावे उसने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। अपनी अर्थ स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने उन दिनों एक कर था खिजरी जमा, ध्यान में रखना हमको, खिजरी जमा एक विशेष प्रकार का कर था जो मीर कासिम से पहले कहा जाए तो खा जाते थे, उसके जो अधिकारी सब थे उसको अधिकारी ही इसको समाप्त कर जाते थे, लेकिन इसने उस पर अपना नियंत्रण मजबूत किया और खिजरी जमा कर के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश किया। तो एक तरफ देखिए उसने अपने सेना को भी संगठित करने का प्रयास किया, सेना को भी नवीनीकृत किया और अपनी अर्थ स्थिति को भी मजबूत किया। भला मीर कासिम की यह तरक्की अंग्रेजों को कैसे भाती, इसलिए अंग्रेजों के कान खड़े हो गए कि हमारे रहते हुए इनका मजबूत होना हमारे लिए मुश्किलाहट में की स्थिति पैदा कर सकती है। इसलिए उन्होंने एक काम किया, और काम क्या किया कि उस समय एक व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र दिया जाता था। वह अधिकार पत्र जो व्यापार करने के लिए दिया जाता था दस्तक था। दस्तक अधिकार पत्र ऐसा था जिसमें कि आप अगर आपको ये प्राप्त कर लेते हैं तो बिना चुंगी के आप व्यापार कर सकते थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि ये भारतीयों को बेचना शुरू कर दिया बिना सहमति बिना अनुमति मीर कासिम के इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। अब यह सूचना जब मीर कासिम को मिलती है तो इसने क्या किया, मीर कासिम ने क्या किया कि आंतरिक कर भारतीय व्यापारियों को
देने के लिए जो उनको देना पड़ता था उसको उन्होंने माफ कर दिया। जो ही आंतरिक कर मीर कासिम ने माफ किया तो अब स्थिति यह हो गई कि कंपनी के व्यापारी और भारतीय व्यापारी एक तरह से भारत में व्यापार कर सकते थे, बंगाल में व्यापार कर सकते थे। इससे होता क्या है कि काफी प्रतिक्रिया अंग्रेजों में होती है और मौका की तलाश उन्होंने करना शुरू कर दिया कि हम किस प्रकार किसी वक्त आने के साथ हम इसका हिसाब लेंगे। कहा जाता है ये दस्तक प्रथा के कारण, यानी दस्तक जो अधिकार पत्र था, इससे जो विवाद पैदा हुआ, जो उन्होंने आंतरिक कर को माफ किया मीर कासिम ने, यही कालांतर में बक्सर युद्ध का कारण बनता है। लेकिन बक्सर युद्ध से पहले भी अंग्रेज के साथ मीर कासिम के युद्ध हुए। ये युद्ध थे करवा का युद्ध। करवा का युद्ध था 1763 ईस्वी में ही हुआ था करवा का। करवा का युद्ध ये 1763 ईस्वी के 9 जुलाई को हुआ था। वहीं गिरिया का युद्ध ये 9 जुलाई 1763, ध्यान में रखना है हमको, करवा का युद्ध। और गिरिया का युद्ध 9 जुलाई 1763। गिरिया का युद्ध हुआ 4 से 5 सितंबर 1762। 1762 ईस्वी, 4 से 5 सितंबर का। और इसके बाद एक युद्ध था इनका, वो था उद्योनला का युद्ध। उद्योनला का युद्ध जो था, ये भी उद्योनला का युद्ध, ये युद्ध भी हुआ 1763 ईस्वी में। तो बक्सर के मैदान में पहुंचने से पहले 3 बार ऐसा हुआ, करवा के युद्ध में, उद्योनला के युद्ध में और गिरिया के युद्ध में। 3 बार ऐसा हुआ जब मीर कासिम अंग्रेजों के सामने आए और हर बार मीर कासिम को पराजय मिली। बक्सर के मैदान में क्या होता है, बक्सर के मैदान में आगे किस प्रकार की घटना घटती है, कैसे यह बीज जो पलासी में बोया गया किस प्रकार से अंकुरित होता है, कैसे वह एक बड़ा वृक्ष बनता है, कैसे उसमें साम्राज्यवाद के फल लगते हैं और भारतीयों का आर्थिक शोषण, राजनैतिक शोषण, नैतिक शोषण होता है, इसकी कहानी हम आपके बीच में कहेंगे। इस यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की कहानी में एक बात हम आपको बताते चलते हैं कि प्लासी के मैदान में जो कुछ भी हुआ, इससे भारतीयों के नैतिक और चारित्रिक जो मतलब जो उनकी कमजोरी थी, इसका पता अंग्रेजों को चल चुका था और जिसका लाभ उन्होंने बाद में उठाया। और इसके कहा जाता है कि उनकी नैतिक और चारित्रिक कमजोरी का ही फायदा उठाते हुए उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति अख्तियार की थी। प्लासी के युद्ध के संदर्भ में महान विचारकों के कथन में एक के.एम. पानिक्कर जी हैं, इनके विचार को काफी याद किया जाता है। और के.एम. पानिक्कर ने कहा था यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों और मिर्जाफर ने, यानी बंगाल के सेठ साहूकारों ने और मिर्जाफर ने बेच दिया था। किसको बेच डाला था? तो सिराजुद्दौला को, नवाब को पहले ही बेच दिया था, यानी सौदा तो हो चुका था, बस केवल परिणाम आने शेष थे। उसके बाद एक चीज और हमें ध्यान में रखना है, 1757 ईस्वी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब के दरबार में एक पद सृजित किया गया अंग्रेज रेजिडेंट का, और इसमें पहले बहाल होने वाले थे ल्यूक स्क्रॉफ्टन। ल्यूक स्क्रॉफ्टन पहले अंग्रेज रेजिडेंट थे जो बंगाल के नवाब के दरबार में उपस्थित। बने रहे हमारे साथ, हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।